गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम 4 टॉपिक्स हैं जो अलग अलग पूछे जाएंगे, लेकिन हम अणुसंख्यक गुणधर्म की पूरी डिटेल आज समझेंगे। चलिए देखिए, हम सबसे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म वह गुणधर्म है जो विलय के, इस पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर जो निर्भर करता है। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कौन? अणुसंख्यक गुणधर्म वो कहलाता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, विलय के कणों की संख्या पर कौन सी चीजें निर्भर करती है? एक तो परासरण दाब है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, हिमांक में अवनमन है और क्वथनांक में अवनमन है। ठीक है, इन चारों चीजों को हम अब अच्छे से समझेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आगे होगा आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले हमें पहला टॉपिक दिया हुआ है क्या? परासरण दाब। परासरण दाब को समझने के लिए पहला पॉइंट जो है, इसे हमें समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि परासरण किसे कहते हैं। परासरण क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, किससे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु का गमन क्या कहलाता है? परासरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेफिनेशन से अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम खीर बनाते हैं, तो खीर में जो किशमिश होती है वो स्टार्टिंग में सूखी रहती है, जब हम उसमें डाल देते हैं तो खीर में डालने पर वो कैसी हो जाती है? फूल जाती है। क्यों? क्योंकि विलायक यानी दूध कम सांद्रता से, वहाँ का सांद्रता कम है और किशमिश के अंदर की सांद्रता क्या है? अधिक है। तो कम सांद्रता से दूध यानी विलायक के अणुओं का कहाँ? अधिक सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण। ओके, कम सांद्रता से अधिक, किशमिश के अंदर सांद्रता अधिक है, ठीक है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी दूध का गमन क्या कहला रहा है? परासरण। मैं परासरण दाब की बात नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ? परासरण की। ठीक है, तो यहाँ पर परासरण की क्रिया आप समझ गए हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु का गमन परासरण कहलाता है। अब मैं बता रही हूँ परासरण दाब के बारे में। दाब, ये जो परासरण की क्रिया हो रही है, जो आप देख रहे हैं, इसके लिए हम बर्कले हार्डले विधि आगे चल के समझेंगे, लेकिन अभी मैं नॉर्मली आपको इस तरह से समझा दिया जिससे आपको परासरण की प्रोसेस समझ में आ जाए। अब ये जो परासरण की क्रिया हो रही है, इसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम बर्कले हार्डले विधि में समझेंगे। तो ये जो परासरण की क्रिया होती है उसको रोकने के लिए हम जो दाब लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब। आगे होगा आपको समझ में। परासरण की जो क्रिया हो रही है यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन कर रहे हैं, उस गमन को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, उस दाब को हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू होता है HdG। नोट्स में आपको पूरी हिंदी मिल जाएगी, मेरे को बस आपको समझाना है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करते हैं उसे परासरण कहते हैं, और ये जो क्रिया हो रही है परासरण की, उसको रोकने के लिए हम जो दाब लगा रहे हैं उसे हम परासरण दाब कहते हैं। ओके, अब हमको देखना है पाई इक्वल टू किसके होता है? HdG के। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, पाई मीन्स है परासरण दाब, H नली के अंदर जो विलायक है जो गमन कर रहा है उसमें, तो विलायक की जो ऊंचाई होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? H से। ये क्या है? ऊंचाई, विलायक की कितनी ऊंचाई तक वो उपस्थित है। D जो है वो घनत्व है और G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये परासरण दाब का फॉर्मूला है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें इनका यूज होता है। ओके, चलिए परासरण दाब का आपका टॉपिक फिनिश होता है। अब हम सेकेंड टॉपिक जो है वो समझ चुके हैं। पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैं आपको वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन समझा चुकी हूँ, उसमें अपन देख चुके हैं क्या होता है अपेक्षित अवनमन, तो इस टॉपिक को अब समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये अपेक्षित अवनमन समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है आपका हिमांक में अवनमन। अब हिमांक क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिमांक क्या है।
हिमांक बिंदु जिस पर कोई भी विलायक है या द्रव है वो किस में परिवर्तित हो जाए, जिस पॉइंट पे वो बर्फ में परिवर्तित होना शुरू हो जाए उस बिंदु को हम हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, हिमांक बिंदु कहते हैं। अब अवनमन मीन्स होता है कमी, हिमांक में क्या आ रही है, कमी आ रही है, उसको हमें समझाना है। ओके, तो इसे समझाने के लिए हम एक ग्राफ तैयार करेंगे। सबसे पहले ये स्टार्टिंग में क्या होता है, हम जो ग्राफ खींच रहे हैं वो टेम्परेचर T1 T2 और वाष्प दाब T1 और T2, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ओके, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तापमान जो T2 है, T2 टेम्परेचर पर वो किसके बराबर है, विलायक के वाष्प दाब के बराबर है। ओके, विलायक के P2 किसके बराबर है, T2 के। P2 क्या है, विलायक का वाष्प दाब। तो ये स्टार्टिंग स्टेज हो गई जिसमें T2 टेम्परेचर जो है वो विलायक का हिमांक बिंदु है। ये क्या है, विलायक का हिमांक बिंदु। किसका है, विलायक। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ये विलायक है, विलायक का हिमांक बिंदु हमने बताया T2 टेम्परेचर पर, T2 विलायक का वाष्प दाब पर वो हिमांक बिंदु है, यानी इस स्टेज में वो ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो गया। लेकिन अब इसमें मैं अवाष्पशील विलय मिला दूं, अब मैं विलायक में अगर विलय मिलाऊंगी तो क्या बनेगा, विलयन। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस विलायक में, अभी शुद्ध विलायक था उसमें मैंने कोई भी विलय नहीं मिलाया था, लेकिन जैसे ही मैंने अवाष्पशील विलय मिलाया तो तापमान घटकर T2 से क्या हो जाएगा, T1, और वो वाष्प दाब घटकर क्या हो जाएगा, T1। फिर हम टेम्परेचर जब T2 करेंगे तब जाके वो किसके बराबर होगा, P2 के। तो यहाँ पर आप देखें इसमें क्या आ गई है, कमी। हिमांक बिंदु में क्या आ गई है, कमी। पहले हमको यहाँ मिल रहा था, अब हमको कहाँ पर मिल रहा है, इस पर। तो ये जो है ये आपका किसका हिमांक बिंदु हो जाएगा, विलयन, विलयन का हिमांक बिंदु। तो ये जो कमी आई है, कमी को ही हम अवनमन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवनमन। तो ये जो है हिमांक में अवनमन, क्योंकि जब विलायक था तो विलायक की जो स्टेज थी उसमें वो वाष्प दाब T2 था। अब हम देखें जब हमने जैसे ही इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया तो इसका टेम्परेचर घटकर T1 पे और P1 वाष्प दाब घटकर क्या हो गया, P1। तो ये जो कमी आई है इसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। ओके, अब अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने को और उसे समझाने को बोले तो ये है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जाए हिमांक के अवनमन की सहायता से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, आणविक द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, क्योंकि 3 या 2 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज्यादा बड़े नहीं पूछे जाएंगे। अगर ग्राफ का पूछा जाए तो आपको इसका वर्णन करना है। PDF फाइल में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। यदि आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का बोला जाए तो आप ये समझें, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। ओके, सबसे पहले इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल TF इक्वल टू KF समानुपाती M। सबसे पहले स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। F मीन्स होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। हम हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं तो हिमांक को ही इंग्लिश में फ्रीजिंग बोलते हैं, इसलिए हम इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल TF समानुपाती किसके हैं, M के। M मीन्स मोललता, और 11th में हम मोललता के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ध्यान नहीं हो तो 11th के नोट्स देखिएगा, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो डेल TF यानी टेम्परेचर जो है किसका, हिमांक का जो अवनमन होता है वो उसकी मोललता के क्या होता है, समानुपाती। आणविक द्रव्यमान गौर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डेल TF किसके समानुपाती होता है, M के। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, डेल TF समानुपाती हटाएंगे, समानुपाती हटाएंगे तो KF आ जाएगा। ओके, यहाँ पर F है इसलिए मैं यहाँ F लिख रही हूँ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का जो स्थिरांक होता है उसको हमने KF से रिप्रेजेंट किया, और इस समीकरण को हमने नाम दे दिया 1। अब हम जानते हैं मोललता। मोललता का फॉर्मूला M बराबर आप पढ़ चुके हैं,
डब्ल्यू बी इंटू 1000/mb इंटू डब्ल्यू ए। ये अपन लास्ट क्लास जो 11th क्लास थी उसमें इस चीज़ को पढ़ा था, तो ये हमें पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें इस समीकरण का और इस समीकरण का हम देखें तो इसमें m मैच खा रहा है, तो इस m की जगह पे हम ये वाली चीज़ इसमें इनपुट कर देंगे, यानी समीकरण 2 का मान हमें किसमें रखना है, 1 में। m की जगह पे आपको ये चीज़ लिख देनी है, समीकरण 1 में मान रखने पर। ओके, समीकरण 1 में जब हम इस मान को रखेंगे तो यहाँ पर हम m की जगह पे ये चीज़ लिखेंगे, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू ये वाली चीज़। अब मैं के एफ तो लिख दी हूँ, अब ये जो m है m के स्थान पर आप ये चीज़ लिख दीजिए, डब्ल्यू बी इंटू 1000/mb इंटू डब्ल्यू। ओके, हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान mb है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस mb कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ, और डेल टी एफ कहाँ पहुँच जाएगा, इधर। बस दैट्स ऑल, आपका आंसर फिनिश। आणविक द्रव्यमान निकालने का बोला जाए तो आपका ये आपका आंसर फिनिश होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने mb की जगह पे डेल टी एफ कर दिया, डेल टी एफ की जगह पे mb कर दिया, बस। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ अपनी जगह पे ही रहेंगी, या आणविक द्रव्यमान। ओके, तो मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये वाला आणविक द्रव्यमान अगर आपको निकालना आ गया तो इसमें और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, ये आप क्वथनांक में भी यूज़ करेंगे इसका, बस जरा सा चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो आप सबसे पहले एक बार रिपीट कर रही हूँ, समझ लें। हिमांक में अवनमन, हिमांक यानी वह बिंदु जिस पर जो द्रव होता है वो किस में, बर्फ में, ठोस में परिवर्तित होने लगे, उससे हम क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। अब उसमें जो कमी आ रही है उसे हम हिमांक में अवनमन करें। ओके, यहाँ हम ग्राफ के द्वारा समझें, विलायक का जो हिमांक बिंदु है T2 टेम्परेचर पर, विलायक का P2 वाष्प दाब पर, यहाँ पर हमारा हिमांक बिंदु है। ओके, P2 यानी विलायक का जो वाष्प दाब है और T2 टेम्परेचर है, उस पर हमें हिमांक बिंदु मिला। लेकिन जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया, यानी वो विलय बन गया, विलयन बन गया, सॉरी, जैसे ही विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, विलयन। तो विलयन जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर वाष्प दाब घटकर क्या हो गया, P1, और टेम्परेचर T1 पर ही हमको हिमांक बिंदु मिल गया। यानी अब क्या हुआ, टेम्परेचर में कमी आई, अवनमन। ठीक है, अवनमन मीन्स कमी, तो इसे ही हम हिमांक बिंदु में जो कमी आई है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। अब अगर यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि हिमांक में अवनमन की सहायता से आप क्या निकालिए, आणविक द्रव्यमान, तो हमें पता होना चाहिए जो डेल टी एफ होता है वो किसके समानुपाती होता है, m के। डेल टी एफ यानी जो तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है T2 से घटकर वो क्या हो गया, T1। ये जो तापमान में जो कमी आई है उसे हमने परिवर्तन को डेल से प्रदर्शित किया है, T यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो कमी आई, F यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मीन्स हिमांक बिंदु, वो किसके समानुपाती होता है, मोललता के। मोललता क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोललता। तो वो मोललता हमने यहाँ लिख दी, इसका फॉर्मूला ये होता है, और इस फॉर्मूले को हम इस m को हटा के उसकी जगह पे ये वाली चीज लिख देने हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, mb को इधर ले आएंगे और डेल टी एफ को इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, आणविक द्रव्यमान। ओके, ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो बचा है वो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ओके, चलिए, उन्नयन मीन्स होता है तापमान में वृद्धि। क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं, क्वथनांक मीन्स होता है जिस ताप पर जो द्रव होता है वो वाष्प में परिवर्तित होने लगे। जैसे कि पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, ऐसे ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो चीज़ उबलने लगती है, विलयन वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बिंदु। अब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर में यदि वृद्धि होती है तो उन्नयन, उन्नयन मीन्स होता है तापमान में वृद्धि। हिमांक में हमने देखा तापमान में क्या हो रही थी, कमी, यहाँ पर तापमान में क्या प्रदर्शित होगी, वृद्धि। तो हम देखें क्वथनांक बिंदु, वह बिंदु जिसमें विलायक हो या विलयन हो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। P यहाँ पर प्रदर्शित करेगा वायुमंडलीय दाब। ओके, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ P1 यानी विलायक का वाष्प दाब, और यहाँ पर बात कर रहे हैं P2। ठीक है, ये किसका वाष्प दाब है, विलय का। ओके,
स्टार्टिंग में हम इस ग्राफ में जो प्लॉट कर रहे हैं इसमें हम विलायक की बात करें। सबसे पहले जो विलायक है उसका साधारण तापमान T2 है। तापमान कितना है? T2। T2 तापमान पर विलायक के वाष्प दाब के बराबर है। ओके, इतना समझ लीजिए आप। T2 तापमान है और T2 तापमान पर किसका वाष्प दाब है? विलायक का वाष्प दाब। ओके, अब क्वथनांक किसे कहेंगे? यानी अभी तो ये विलायक है, अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्वथनांक यानी जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह ताप जिस पर कोई विलायक हो या विलयन हो वो किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस बिंदु को हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वथनांक बिंदु। तो अभी तो वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है नहीं, वायुमंडलीय दाब क्या है? P। तो अब हम क्या करेंगे? उसको गर्म करना शुरू करेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर T1 तापमान पर करते हैं। T1 तापमान पर वो किसके बराबर है? P1। T1 तापमान है और P1, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है? T1 टेम्परेचर पर विलायक का हिमांक, विलायक का क्वथनांक बिंदु अपना कितना है? T1 और P1 स्टार्टिंग में। ओके, अब हमको क्या करना है? अब हमको तापमान को बढ़ाना है। अभी हम सिर्फ विलायक की बात कर रहे हैं, विलय की नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम तापमान को बढ़ाएंगे। तापमान जैसे ही T1 से हम T2 करेंगे, तापमान को T2 करा तो वो किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, यानी वो क्या हो गया? क्वथनांक बिंदु। ये किसका क्वथनांक बिंदु हो गया? विलायक का, क्योंकि अभी हमने विलय को तो मिलाया नहीं है, तो ये किसका बिंदु है? विलायक का क्वथनांक बिंदु। ओके, क्या किया है हमने? स्टार्टिंग में जो विलायक था P1 था और उसका टेम्परेचर कितना था? T1। विलायक का टेम्परेचर T1 और वायु वाष्प दाब कितना था? P1। अब हमने क्या किया? टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर कितना कर दिया? T2। तापमान जैसे ही T2 किया तो वो तापमान पर वो क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, और वायुमंडलीय दाब के बराबर कोई चीज हो जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। ओके, ये अपना विलायक का काम खत्म हुआ। अब हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया। ओके, अवाष्पशील विलय मिलाया तो ये जो क्वथनांक है वो घटकर कितना यहाँ पर आ गया? P2 पर। कहाँ पर आ गया? P2 पर। इसमें कमी आ गई। P1 से वो घटकर कहाँ पर पहुंच गया? P2 पर। वाष्प दाब क्या हो गया? P2। जैसे ही हम अवाष्पशील विलय मिला यानी वो विलयन में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही वो विलयन में कन्वर्ट हुआ तो P1 से घटकर वो कहाँ पर पहुंच गया? P2 पर। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमने उसको गर्म करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अब तो ये विलयन बन चुका है। जैसे ही विलय मिलाएंगे तो वो क्या बन गया? विलयन। तो विलयन जैसे ही बना तो वो वाष्प दाब घटकर क्या हो गया? P2। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, T2 किया, तो T2 जब हमने टेम्परेचर किया तो वो किसके बराबर हुआ? विलायक के वाष्प दाब के। अभी वो वायुमंडलीय दाब पर नहीं पहुंचा, अभी वो किसके बराबर हुआ? विलायक के वाष्प दाब के बराबर हुआ। ठीक है, अब हमको अभी भी वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ, अब हमें और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा। ओके, यहाँ पर हमको टेम्परेचर को बढ़ा के T3 करना पड़ा। ठीक है, T3 जैसे ही हमने किया तो वो किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। देखिए आप, T1 पे तो वो घटे, यहाँ पर जैसे ही हमने अवाष्पशील विलय मिलाया था P1 से वो हो गया था P2 और T1 टेम्परेचर पर वो यहाँ पर था। ठीक है, जैसे ही हमने टेम्परेचर T2 किया तो वो किसके बराबर हो गया? विलायक के वाष्प दाब के। और जब तक वो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा तब तक क्वथनांक बिंदु मिलेगा नहीं, तो हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ा, T3 करना पड़ा। T3 तापमान पर वो किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के। तो ये जो पॉइंट आपको मिला है ये मिला है विलयन का क्वथनांक। इसका है विलयन का क्वथनांक। तो आप जानते हैं विलायक का जो टेम्परेचर था वो T2 पर हमें मिल गया था। अब विलयन का देखने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, T2 से बढ़ के वो कहाँ पहुंच गया? T3 पर। और लास्ट टाइम जब हमने हिमांक में देखा था तो विलायक का क्या था? ज्यादा था और टेम्परेचर घट गया था, है ना? विलयन का क्या हो गया था? घट गया था। तो वहां हो रही थी कमी, इसलिए हम उसे अवनमन बोल रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम विलयन का देखें तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, विलायक का क्या है? कम है। T2 पर ही हमको बिंदु मिल गया, और यहाँ पर हमें कहाँ पर मिला? T3 पर। तो ये जो वृद्धि हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। अब आपको इस ग्राफ के थ्रू ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चन आए आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, क्वथनांक बिंदु में भी ये क्वेश्चन आता है,
आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना क्वथनांक बिंदु की सहायता से। तो अगर आपने लास्ट टाइम अगर हिमांक में अवनमन अच्छे से समझ लिया तो आप इसका भी आणविक द्रव्यमान अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको कोई चेंज नहीं करना, जरा सा चेंज करना है। यहाँ जहाँ जहाँ पर ये एफ था, बस ये इतनी सी जगह पे जहाँ जहाँ एफ था टी में और के में, बस वो चीज हटानी है टी में और के में, क्योंकि एफ मीन्स होता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, और हम अभी हिमांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वथनांक की। तो यहाँ पर जो क्वथनांक होता है, यानी इंग्लिश में हम उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो यहाँ हम प्रदर्शित करेंगे बी से। जहाँ जहाँ पर हमने एफ था वहाँ पर स्मॉल बी कर देना है, कैपिटल बी मत लिखिएगा, क्योंकि कैपिटल हम यूज कर रहे हैं विलायक के लिए या विलय के लिए, तो वो दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर स्मॉल बी का यूज करना है। ये डेल टी बी, यहाँ पर हमने समानुपाती हटाया तो के बी आ गया, और एम का मूलता का फॉर्मूला तो चेंज होगा ही नहीं, वही है। हमको क्या करना है, ये एम की जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ एम को हटाया और एम की जगह पे डब्ल्यू बी 1000, एम बी डब्ल्यू, इनमें कोई चेंज नहीं करना है। आपको सिर्फ डेल टी बी और के बी, जहाँ पर एफ था वहाँ पर बी लिखना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी हम बी कर देंगे, डेल टी बी के बी और डेल टी बी। बस आपका आणविक द्रव्यमान का सूत्र रेडी है। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।